हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन। मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है। Arbitration agreement has been defined under Section 2B and Section 7 of the Arbitration and Conciliation Act 1996। आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है वो डिफाइन हुआ है सेक्शन 2B में और सेक्शन 7 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, arbitration agreement means an agreement referred to in section 7, so the arbitration agreement actually defines section 7 of the act। हाँ, तो इसमें बोला गया है कि सेक्शन 2 जो है वो ये डिफाइन करता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि रेफ़र हुआ है या रेफ़र करते हैं सेक्शन 7 में रेफ़र किया गया है। ठीक है, ये क्लियर डेफिनेशन कुछ बताता नहीं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, जो कि डेफिनेशन क्लियर डेफिनेशन है वो सेक्शन 7 में दी गई है। हम रीड करेंगे सेक्शन 7 को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो रीड करते हैं। पहला पॉइंट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन or disputes which have been arisen or which may arise between them in respect of defined legal relationship। कि जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होगा उसके लिए वो एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि अगर उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ है या फिर जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर जो भी होगा वो उसको सॉल्व करेंगे थ्रू आर्बिट्रेशन। सेकेंड है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। ठीक है, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो एज अ क्लोज हो सकता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में, और एक सेपरेट एग्रीमेंट भी बन सकता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। ये एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन रिटर्न। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट इट इज़ एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द पार्टीज दैट इफ कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन दैम इट विल बी रेफर टू द आर्बिट्रेटर फॉर सेटलमेंट। तो वही बात है जो फर्स्ट पॉइंट में बोली गई थी कि अगर पार्टीज़ के बीच जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए पार्टीज़ एग्रीमेंट बनाती हैं कि उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा वो रेफ़र किया जाएगा आर्बिट्रेटर फॉर सेटलमेंट। अब हम इसका एक केस देख लेते हैं। मैसर्स शंकर सीलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैसर्स जैन मोटर ट्रेडिंग कंपनी AIR 2004 का केस है। इसमें चेन्नई हाई कोर्ट ने यही चीज़ बोली है कि एन एग्रीमेंट टू सबमिट फॉर सॉल्विंग अ डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेटर इज़ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जो एक एग्रीमेंट है वो सबमिट किया जाता है आर्बिट्रेटर को टू सॉल्व दैट डिस्प्यूट इज़ एन आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट। वो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इसके 5 पॉइंट्स है टोटल। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट टू बी रिटर्न। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉफुल आर्बिट्रेशन इज़ दैट इट शुड बी रिटर्न। बोला गया है कि जो आर्बिट्रेशन है, वैलिड आर्बिट्रेशन वही होगा जिसमें जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में होगा, और यही चीज़ डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 7(3). Thus it shows that oral agreement is not sufficient to start the arbitration proceedings and neither such agreement is binding। तो ये बोला गया है इसमें कि जो एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, वो रिटर्न में होना चाहिए। अगर वो ओरल है तो सफिशिएंट नहीं है किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए, और ना ही वो बाइंड होगा, लीगली बाइंड होगा। सेकेंड पॉइंट है इंटेंशन टू डायरेक्ट द डिस्प्यूट। दिस इज सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ लॉफुल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट is to have intention to direct the dispute to the arbitrator। तो सेकेंड जो पॉइंट है, एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए, वो ये है कि इंटेंशन, डायरेक्ट इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की कि वो सॉल्व करेंगे डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डज नॉट हैव अ डेफिनेट फॉर्मेट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होता है उसका एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। ये बोला गया है इन द केस ऑफ रुक्मणी बाई वर्सेस कलेक्टर जबलपुर AIR 1981। It has been held by Supreme Court that the arbitration agreement needs not to be in a definite format। कि जो arbitration agreement है उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो एक definite format में हो। The necessary thing is to have the intention of parties to refer the dispute to the arbitrator। जो main thing होती है arbitration agreement के लिए कि वो है पार्टीज़ की इंटेंशन, दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर को रेफ़र करेंगे टू सॉल्व और सेटल दैट डिस्प्यूट।
नाउ थर्ड पॉइंट इज कंटेनिंग ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो उन सब पॉइंट्स को कंटेन करता है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं. अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिक्वायर्स दैट two parties, they should be two parties, minimum two parties for arbitration agreement. They had an arbitration agreement. एक arbitration agreement होना चाहिए, free consent होनी चाहिए parties की, lawful object होना चाहिए, and parties are competent to contract. जो parties होंगी arbitration agreement के लिए वो competent होनी चाहिए, measure होनी चाहिए और sound mind होनी चाहिए. If the agreement is not valid or agreement is void, then it will not be enforceable by law. कि जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना है उनमें से अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो वो वॉइड होगा. इट विल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इन लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल नहीं होगा. अब हम करते हैं इसका पॉइंट 4. दिस इज क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस. द लैंग्वेज एंड प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस. इट शुड बी क्लियर फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दैट, इसमें बोला गया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसकी लैंग्वेज और प्रोविजंस जो भी हैं वो क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगियस होनी चाहिए. एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के क्लियर होने के लिए फॉलोइंग थिंग्स जरूरी है उसमें. पार्टीज़ आर एग्री टू सबमिट देयर डिस्प्यूट फॉर द आर्बिट्रेशन, की जो पार्टीज़ है वो अपने डिस्प्यूट को रेफ़र करेंगी आर्बिट्रेशन के लिए. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन शुड बी स्पेसिफाइड. जो आर्बिट्रेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. आर्बिट्रेशन शुड बी स्पेसिफाइड पर्सन, ही मस्ट बी द एक्सपर्ट ऑफ मैटर. ठीक है, आर्बिट्रेशन का जो आर्बिट्रेटर होगा वो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए. ही शुड बी द एक्सपर्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, तो बेसिकली यही बोला गया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जो लैंग्वेज और प्रोविजंस होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए जिससे कि कोई डाउट ना रहे. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज साइंड और रिटर्न एक्सेप्टेंस. दिस इज़ द लास्ट इसेंशियल कंडीशन ऑफ अ लॉफुल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. ये लास्ट कंडीशन है और इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और रीड आउट करते हैं हम. इट शुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज़ और हैज़ इट्स रिटर्न एक्सेप्टेंस. जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो दोनों पार्टीज़ के थ्रू साइन होना चाहिए और रिटर्न में होनी चाहिए उनकी एक्सेप्टेंस. ठीक है, सेकंड पॉइंट बोला गया है कि द एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीज़ कुड बी ऑब्टेन इन फॉलोइंग मैनर. जो एक्सेप्टेंस है जो पार्टीज़ की फॉलोइंग मैनर में एक्सेप्ट की जा सकती है. बाय सिग्नेचर ऑफ बोथ पार्टीज़. दोनों पार्टीज़, कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा जब दोनों पार्टीज़ उस पर सिग्नेचर करेंगी. सेकंड, बाय सिग्नेचर ऑफ वन पार्टी एंड और एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टी, कि एक पार्टी जो है वो सिग्नेचर कर दे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स पे और जो अदर पार्टी है वो ओरली एक्सेप्टेंस दे दे तो भी हो सकता है. नाउ द थर्ड इज़ बाय ओरल एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ द पार्टीज़ व्हेन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज़ रिटर्न, कि जो दोनों पार्टी वो अपनी एक्सेप्टेंस दे सकती हैं ओरली जबकि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो रिटर्न में होगा तब. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.